नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज है डेट 30 दिसंबर और द हिंदू में आज आपको कौन कौन सी न्यूज़ पढ़नी है हम उन्हें एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कोट देख लेते हैं। कोट है, ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे हमारे पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पनडुब्बी पर गोताखोरी की? आपके ऑप्शंस हैं ए आईएनएस विक्रांत, बी आईएनएस अरिहंत, सी आईएनएस वागशीर या डी आईएनएस कलवरी। और इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी आईएनएस वागशीर। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे अपनी पहली न्यूज़ के साथ। न्यूज़ है, एससी पॉजेस अरावली रूलिंग मूड्स न्यू पैनल। ये जो टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है, साथ ही साथ जीएस पेपर 2 पॉलिटी से भी संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। यानी कि जो उसने सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को जो भी आदेश दिया था उस पर रोक लगा दी है। और अब इस पूरे मामले की दोबारा अधिक वैज्ञानिक और व्यापक समीक्षा की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। और उस आदेश में सरकार के द्वारा दी गई अरावली पर्वतमाला की सीमित परिभाषा को बरकरार रखा गया था। और इसी के साथ अब सुप्रीम कोर्ट ने नए उच्च शक्ति विशेषज्ञ पैनल गठित करने पर भी विचार करने को कहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मामला क्या है। तो 20 नवंबर के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के एक विशेषज्ञ पैनल की उस परिभाषा को स्वीकार किया था जिसके अनुसार केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां और जो एक दूसरे से 500 मीटर के भीतर हो उन्हें ही अरावली माना जाएगा। अब इस जो परिभाषा है इसे राजस्थान की 12,081 अरावली पहाड़ियों में से सिर्फ 1,048 ही संरक्षित दायरे में आती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी है। अब अदालत ने 20 नवंबर के फैसले को स्थगित कर दिया है और निर्देश दिया है कि कोई नया या नवीनीकृत खनन पट्टा सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना जारी नहीं होगा। और यह रोक तब तक रहेगी जब तक मामला अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता है। और इसी के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत त्रिपाठी की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने यह माना कि यदि अधिकांश पहाड़ियां परिभाषा से बाहर हो जाती हैं तो ये गंभीर पर्यावरणीय नियामक खामी होगी। हालांकि अदालत ने कार्यकर्ताओं की इस चिंता को गंभीर माना कि इससे अनियंत्रित खनन का रास्ता खुल सकता है। अब इसी के साथ जो नया उच्च शक्ति विशेषज्ञ पैनल है इसे भी प्रपोज किया गया है, इस पर विचार किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए ये जो पूरा डिसीजन है, ये जो अरावली पर्वतमाला से जो भी संबंधित मामला है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक उच्च शक्ति समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा, जैसे कि हमने आपको बताया। और ये जो प्रस्ताव है ये आकलन करेगी कि समिति उन क्षेत्रों का आकलन करेगी जो अब परिभाषा के दायरे में नहीं आते हैं। विशेष रूप से यह कि क्या इस तरह के बहिष्कार से उनके अंततः शरण का खतरा है, जिससे अरावली पर्वतमाला की समग्र पारिस्थितिकी अखंडता खतरे में पड़ सकती है। जब जो प्रस्तावित पैनल अनुशंसित परिभाषा और उससे संबंधित दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप होने वाले अल्पकालिक और दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभावों का बहुकालिक मूल्यांकन भी करेगा। इसी के साथ अदालत ने संकेत दिया है कि अरावली पर्वतमाला की परिभाषा केवल व्यापक वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक आकलन और सभी पहाड़ियों और टीलों के सटीक माप के बाद ही तय की जानी चाहिए। हालांकि अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अरावली की परिभाषा अधिक सूक्ष्म और मापी हुई होनी चाहिए ताकि संपूर्ण पर्वत श्रृंखला की पारिस्थितिकी अखंडता को बनाए रखा जा सके। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को तय की है। तो ये थी हमारी पहली न्यूज़। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली न्यूज़ को। न्यूज़ है, मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स लीड आईआईपी ग्रोथ टू 25 मंथ हाई ऑफ 6.7% इन नवंबर। ये जो टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है इसे समझ लेते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा आंकड़े जारी किए गए, जिसके अनुसार विनिर्माण और पूंजीगत वस्तु क्षेत्रों के नेतृत्व में व्यापक लाभ के चलते औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी की वृद्धि नवंबर में 25 महीने के उच्चतम स्तर यानी 6.7% पर पहुंच गई है। हालांकि आईआईपी के अंतर्गत विनिर्माण उत्पादन वृद्धि दर 25 महीनों के उच्चतम स्तर पर यानी कि 8% तक पहुंच गई है। और इसी के साथ यह नवंबर 2024 के अपेक्षाकृत उच्च आधार 5% पर आधारित थी। अब मुख्य रूप से त्योहारी कैलेंडर में बदलाव हुआ, त्योहारी सीजन की बिक्री के बाद स्टॉक की पुनः आपूर्ति हुई, साथ ही पिछले महीने हुई अत्यधिक बेमौसम बारिश के बाद खनन और बिजली क्षेत्रों में गतिविधि की कुछ हद तक सामान्य होने को दर्शाता है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ और आंकड़ों पर भी हम नजर डाल लेते हैं। तो सितंबर में जीएसटी दरों की युक्तिकरण के बाद मांग में वृद्धि के बावजूद अक्टूबर नवंबर तिमाही में आंतरिक निवेश सूचकांक यानी आईआईपी की औसत वृद्धि
3.6% रही, जो कि जुलाई सितंबर तिमाही में देखी गई 4.3% वृद्धि से कम है। वहीं विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों को के मजबूत प्रदर्शन से उत्साहित होकर पूंजीगत वस्तु क्षेत्र ने नवंबर में 10.4% की 11 महीने की उच्चतम वृद्धि दर्ज की। इसी के साथ अवसंरचना और निर्माण क्षेत्र में भी नवंबर में 12.1% की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि अक्टूबर 2023 के बाद सबसे तेज वृद्धि है। नवंबर में खनन उत्पादन में वृद्धि 3 महीने की उच्चतम स्तर यानी 5.4% पर पहुंच गई। वहीं बिजली क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसमें संकुचन देखा गया। नवंबर में इसमें 1.5% की गिरावट आई, जबकि पिछले वर्ष नवंबर में इसमें 4.4% की वृद्धि हुई थी। और इसी के साथ नवंबर में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में 10.3% की वृद्धि हुई। साथ ही साथ उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुओं में 7.3% की वृद्धि दर्ज की गई। अब इसका मतलब क्या है? तो अल्पकाल में औद्योगिक गतिविधियों में सुधार देखने को मिला है। विनिर्माण और निवेश संबंधी क्षेत्रों में सकारात्मक संकेत मिले हैं, लेकिन आधार प्रभाव और मौसमी कारणों की भूमिका अधिक रही। स्थायी वृद्धि के लिए निजी निवेश और बिजली क्षेत्र की मजबूती जरूरी है। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे अपनी अगली न्यूज को। न्यूज है सबरीमाला टेम्पल ओपन्स फॉर मकर विलक्कू फेस्टिवल टुडे। तो ये न्यूज क्या है, इसे समझ लेते हैं। तो सबरीमाला मंदिर आज मकर विलक्कू उत्सव के लिए खुला है और इसी के साथ मंडलम तीर्थ यात्रा के बाद यह वार्षिक तीर्थ यात्रा का दूसरा चरण है। और आपको बता दें कि मकर विलक्कू सीजन की शुरुआत जो है वो 27 दिसंबर से हो गई है। अब समझते हैं इस फेस्टिवल के बारे में, यानी कि मकर विलक्कू फेस्टिवल के बारे में भी समझ लेते हैं। तो ये केरल के सबरीमाला अयप्पा मंदिर का एक महत्वपूर्ण वार्षिक उत्सव है और ये मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन आयोजित होता है। यह त्यौहार मंदिर की वार्षिक तीर्थ यात्रा के समापन का भी प्रतीक है और इस दिवस पर तिरुवभरणम भगवान अयप्पा के शाही आभूषण पंडालम पैलेस से मंदिर में लाए जाते हैं और उत्सव का मुख्य आकर्षण एक दिव्य प्रकाश का दर्शन है, जिसे कि मकर ज्योति या मकर विलक्कू के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यह प्रकाश स्वयं भगवान अयप्पा का दिव्य रूप है और ऐसा कहा जाता है कि यह सबरीमाला मंदिर के पास स्थित पूर्णम बलामेडु पहाड़ी के क्षितिज पर दिखाई देता है। हालांकि मकर विलक्कू में कुछ भी अलौकिक नहीं है। पहले यह एक ऐसा अनुष्ठान था जिसे मलयाराया जनजाति पूर्णम बलामेडु के मंदिर में करती थी। हालांकि अब त्रावणकोर देवसोमबोर्ड इसका प्रभावी है और सदियों पुराने धार्मिक अनुष्ठान अभी भी किए जाते हैं। पूर्णम बलामेडु के मंदिर में एक विधि पूर्वक आरती की जाती है और मकर विलाकू आरती के दौरान जलाए गए कपूर से निकलने वाला प्रकाश है, जिसे सबरीमाला से 3 बार देखा जा सकता है। आपको बता दें कि मकर विलक्कू उत्सव मकर संक्रांति के वास्तविक दिन से आगे चलता है, यानी कि यह त्यौहार 7 दिनों तक चलता है और इसका समापन गुड़थी नामक अनुष्ठान के साथ होता है, जो वन्य जीवन के देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाला एक अर्पण है। और गुड़थी अनुष्ठान के बाद मंदिर परिसर में कोई नहीं रहता है, तो इस लिहाज से ये उत्सव, ये फेस्टिवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली न्यूज को। न्यूज है इंडियन नेवीज स्टिच सेलिंग वेसल INSV कौंडिन्य सेट्स ऑफ फॉर ओमान। ये जो टॉपिक है आपके GS पेपर 3 डिफेंस से संबंधित है। तो न्यूज क्या है, इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर INSV कौंडिन्या की बात की जा रही है। तो भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से निर्मित जो INSV कौंडिन्या है वो सोमवार को गुजरात के पोरबंदर से मस्कट यानी ओमान सल्तनत की मस्कट के लिए अपनी पहली विदेशी यात्रा पर रवाना हुआ है। और इसकी खासियत की बात कर ले, इसकी विशेषताओं की बात कर ले, तो यह एक सिलाई से बना जहाज है जो अजंता गुफा चित्रों में दर्शाए गए 5वीं शताब्दी के जहाज से प्रेरित है। इसका नाम पौराणिक नाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया है, जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि उन्होंने प्राचीन काल में भारत से दक्षिण पूर्व एशिया तक की यात्रा की थी और इसे धातु की कीलों के बजाय पारंपरिक सिलाई तकनीकों का उपयोग करके बनाया जाता है। वहीं केरल के कारीगरों ने नारियल के रेशे, नारियल की रस्सी, लकड़ी के जोड़, प्राकृतिक रेजिन और सूती कपड़े का इस्तेमाल किया है। यह भारतीय नौसेना, संस्कृति मंत्रालय और हुडी इनोवेशंस की एक संयुक्त पहल है। इसमें प्रतीकात्मक रूपांकन शामिल है, जैसे गंडा भेरुंडा पौराणिक 2 सिर वाला बाज इस पर दिखाई देगा। कदम्बा राजवंश और सूर्य का प्रतीक भी इस पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ धनुष पर सिंह याली का चिन्ह बना हुआ है। डेक पर हड़प्पा शैली का पत्थर का लंगर भी है। अब महत्व की बात कर लेते हैं तो ये किस लिए महत्वपूर्ण है। तो INSV कौंडिन्य भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं को प्रदर्शित करता है। यह व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आधुनिक समुद्री कूटनीति में भारत की ऐतिहासिक भूमिका को दर्शाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि कौंडिन्य कौन है जो इनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो आपको बता दें कि कौंडिन्य एक महान भारतीय नाविक हैं जिन्होंने लगभग 2000 साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की थी और उन्होंने
रानी सोमा से विवाह किया और फुनन साम्राज्य की स्थापना की। अब ये जो पूरी चर्चा है वो भारत और ओमान संबंध को भी दर्शाता है। इससे साझा समुद्री और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ ये अभियान जो है वो द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करेगा, सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी का एक उदाहरण भी स्थापित करता है। साथ ही साथ ये खाड़ी क्षेत्र के साथ भारत के ऐतिहासिक समुद्री संपर्क को भी पुनर्जीवित करता है। और ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 2 IR से भी संबंधित है। और इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली और अंतिम न्यूज को। तो अगली न्यूज है ऑस्ट्रेलिया टू रिमूव टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम Jan 1। ये जो टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 2 IR एज वेल एज जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से भी संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो हाल ही में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने ये कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया जो है वो 1 जनवरी 2026 से भारत के सभी निर्यातों को शुल्क मुक्त प्रवेश देगा। और ये जो पूरा समझौता है वो समझौते की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर ये ऐसी टिप्पणी की गई है। अब ऑस्ट्रेलिया का भारत से निर्यात पर शुल्क हटाना सिर्फ व्यापारी समझौते का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का भी संकेत है। अब समझते हैं ECTA के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म ही सबसे पहले समझ लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये है इसका फुल फॉर्म। और इसे जो है 2022 में लागू किया गया था और इसे प्रारंभिक लाभ समझौता माना जाता है। इसमें कुछ सीमित उत्पादों और सेवाओं पर ही लाभ था, लेकिन अब 1 जनवरी 2026 से ये सभी निर्यात पर लागू होगा, यानी शुल्क पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। अब समझते हैं कि भारतीय निर्यातकों और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भारत के उत्पाद ऑस्ट्रेलिया में पहले से सस्ती कीमत पर पहुंचेंगे, क्योंकि अब उन्हें टैरिफ नहीं देना होगा। इससे प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी। साथ ही साथ छोटे और मध्यम उद्योग यानी कि MSME और कृषि उत्पादों के लिए बाजार खुल जाएगा और उनकी आय बढ़ सकती है। शुल्क घटने से लागत कम होगी, जिससे कि निर्यातक अपने उत्पादों को तेजी से और कम कीमत पर भेज सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया एक विकसित और उच्च खरीद क्षमता वाला बाजार है। शुल्क हटने से भारतीय उत्पादों की मांग में वृद्धि हो सकती है। हालांकि भारत के लिए यह एक अवसर है कि वह ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए, विशेषकर खाद्य, कृषि, औद्योगिक, वस्त्र और विनिर्माण क्षेत्रों में। अब बात कर लेते हैं CECA की, जिसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट की। जो भी बातचीत हुई उसके जरिए यह कदम और गहराई ले सकता है, जिससे कि सेवाओं, निवेश और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में भी विस्तार हो सकता है। और निष्कर्ष के तौर पे कहें तो ये कदम भारत की ग्लोबल ट्रेड रणनीति का हिस्सा है, जो देशों के साथ डबल ट्रैक डिप्लोमेसी और आर्थिक सहयोग पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के साथ गहरे आर्थिक संबंध स्थापित करना भारत को दक्षिण पश्चिमी और एशिया पैसिफिक क्षेत्रों में व्यापारिक सुरक्षा और लाभ देने में मदद करेगा। और इसी के साथ ये कदम चीन जैसे देशों के प्रभाव से मुकाबला करने के लिए भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध मजबूत होने से भारत की मौजूदा वैश्विक आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। हालांकि कुछ चुनौतियां भी इसे देखने को मिलेंगी कि भारतीय निर्यातक शुल्क हटने के बावजूद उत्पादन, गुणवत्ता और समय पर वितरण के मामलों में प्रतिस्पर्धा में बने रहना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। CECA समझौते में विस्तार होने तक कुछ सेवाओं और निवेश क्षेत्रों में अभी भी सीमाएं बनी रहेंगी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का 100% शुल्क हटाना भारतीय निर्यातकों के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। यह न केवल व्यापार को बढ़ाएगा, बल्कि भारत की वैश्विक आर्थिक रणनीति, आपूर्ति श्रृंखला और दक्षिण पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। हालांकि इसे सफल बनाने के लिए उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता नियंत्रण और निर्यात रणनीति पर ध्यान देना जरूरी है। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, मकर विलक्कू उत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह मकर संक्रांति पर मनाए जाने वाले सबरीमाला मंदिर की वार्षिक तीर्थ यात्रा के समापन का प्रतीक है। दूसरा है, भगवान अयप्पा के पवित्र शाही आभूषण, जिसे तिरुवभरणम के नाम से जाना जाता है, पोन्नमबलमेडु पहाड़ी से मंदिर में लाए जाते हैं। तीसरा, ऐसा माना जाता है कि यह भगवान अयप्पा का दिव्य रूप है, जो पोन्नमबलमेडु पहाड़ी के क्षितिज पर दिखाई देता है। आपको बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं। आपके ऑप्शन से A केवल 1, B केवल 2, C तीनों या D कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है और इस प्रोग्राम की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट IAS हिंदी से प्राप्त हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।